सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। आज के हवा महल कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाते हैं सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। तो आइए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना बरेली जिला बोर्ड में बाबू मदारीलाल बरसों से बड़े ठसन के साथ अपनी नौकरी कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें सूचना मिली कि बरेली जिला बोर्ड के सेक्रेटरी पद पर सुबोध चंद्र को नियुक्त किया गया है। ये सुनकर मदारी बाबू को बड़ा गहरा धक्का लगा, क्योंकि ये वही सुबोध चंद्र है जो बचपन में अध्ययन के दिनों में शुरू से अंत तक उनका सहपाठी था। हालांकि मदारी बाबू शुरू से ही सुबोध चंद्र को अपना प्रतिद्वंदी ही मानते थे। ये अलग बात है कि खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या पढ़ाई, किसी भी क्षेत्र में सुबोध चंद्र का कोई मुकाबला न था और मदारीलाल शुरू से ही हर क्षेत्र में फिसड्डी थे। पढ़ाई के बाद सुबोध चंद्र के परदेश चले जाने के समाचार से मदारी बाबू बड़े प्रसन्न हुए थे। लेकिन आज जब सुबोध चंद्र के वापस आने और वो भी उसका अधिकारी बनकर आने की सूचना मिली तो मदारी बाबू को लगा जैसे किसी ने उन्हें पहाड़ से उठाकर नीचे पटक दिया। सुबोध चंद्र को कल आना था। मदारी बाबू ने आज से ही दफ्तर के सभी लोगों के सामने सुबोध चंद्र की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जैसे सुबोध चंद्र कोई बहुत ही अधम, निष्ठुर और मानवता का शत्रु हो। परंतु सुबोध चंद्र ने दफ्तर में आने के बाद अपने विनम्र व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। तब मदारी बाबू ने अपनी जलन और प्रतिद्वंदिता की भावना से ग्रसित होकर सुबोध चंद्र को फंसाने के लिए दफ्तर के 5,000 रुपए, जो कि सुबोध चंद्र ने ठेकेदार को देने के लिए बैंक से निकलवाए थे, वो उड़ा लिए। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए अब सुनिए आगे। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार ने कहा, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूं। सुबोध ने कहा, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूं। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलंदे न थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए होंगे। कुर्सी के समीप के सारे कागज उलट पुलट कर डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं था। हैं? नोट कहां गए? अभी तो यहीं रख दिए थे, जा कहां सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलंदे लाकर मुझे ही दिए, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है? और इतनी जल्दी मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आए, फिर मुलाकाती, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही देर तो हुई है। जब गया हूं तब पुलिंदे यहीं रखे हुए थे। हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में, नहीं, वहां तो रखे नहीं। फिर गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए होंगे। हाँ, यही बात होगी। अब मैं तो व्यर्थ ही घबरा गया था। हाँ, तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले, अब आपने मेरी मेज से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारीलाल ने भौचक्क होकर कहा, क्या
आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, मैं तो अंदर गया ही नहीं, मुझे कोई खबर नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, क्या पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया ना? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूं। चपरासी से पूछ लिया कि नहीं? अरे कौन कौन आया था, मैं पूछता हूं। आइए आइए, जरा आप लोग तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पलट करके सब तरफ देखा गया, मगर नोटों का कहीं पता न था। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शुबहा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया है? और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। अब मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी थैले की चीज गायब न हुई। मैं तो आपको पहले ही दिन से सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शुद्धनी थी, ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर ले गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया है? वो लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान ही नहीं सकता। हाँ, यहां से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर बाहर आ गए थे वो। सोहनलाल ने सफाई दी, नहीं नहीं साहब, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं साहब, मैंने अंदर कदम नहीं रखा। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ कसमें क्यों खा रहे हैं? अरे कोई आपसे कुछ कहता है क्या? सुबोध के कान में कहा, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में तो मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहां तो कफन को भी कौड़ी नहीं है। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी व्यवस्था को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर उन्हें आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, हुजूर, बड़ा गजब हो गया हुजूर, सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया, सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हां, आज सवेरे मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हां, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हो गए होंगे? हाँ साहब, सब बड़े बड़े अफसर हैं। हुजूर, लहाज की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुष, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लहाज के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन तो हुए थे, पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही न की। दिल दरियाव था साहब, दिल दरियाव था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी?
कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आंख फूल कर गूलर हो जाती है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूं, लड़की सयानी होगी। जी हाँ हुजूर, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है, तुम्हें ये क्या मालूम होगा? हुजूर मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई, आंखों से आंसू की तो बड़ी बड़ी बूंदें गिर गईं। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू, 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खेलते खाते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हो। हाँ, खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा, आप तो चल ही रहे हैं ना, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा ना कि अभी लहाज की डॉक्टरी होगी, मुदा आप जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें, और सबके बयान तो मैं लिख चुका हूं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुबा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला। उसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहां तो रोज ही आया करते थे, पर घर में कभी गए नहीं थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शुभा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा ही सोता खुल गया। लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग सुनो कहानी के अंतर्गत। स्वर अमरकांत दुबे और प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। आपको याद दिला दें, विविध भारती की इस प्रस्तुति के अंतर्गत अगले हफ्ते आज ही के दिन हम आपको सुनवाएंगे इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती